समता आंदोलन भाग 1 पार्ट फर्स्ट। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था। अब तक हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में किस तरह से क्रांतिकारियों ने भाग लिया, सशस्त्र आंदोलन भी किया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया। उसी के साथ साथ जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस ने अपना जो कार्य करना था स्वाधीनता के लिए, वह संग्राम भी जारी रखा। अब यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा। अर्थात अंग्रेज हर तरह से भारतीयों पर जुर्म ढा रहे थे। गुलामी तो थी, राजनीतिक पराधीनता तो थी, सामंतशाही, बाद में सामाजिक विषमता, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, उसके साथ साथ आर्थिक शोषण भी हो रहा था लोगों का। स्वतंत्रता की भांति समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्व प्राप्त है। समता अर्थात सभी, जैसा संविधान में उल्लिखित है, सभी को समान रूप से अधिकार है। जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, इस देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, अपने व्यापार का अधिकार। इसके पहले जब हमारा देश गुलाम था तो इस तरह की स्थिति नहीं थी। इस रूप में किसान, श्रमिक, महिला, दलित आदि वर्गों द्वारा चलाए गए आंदोलनों और समता तत्व को महत्व देने वाले समाजवाद की विचारधारा का योगदान बहुमूल्य रहा। अर्थात जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, किसानों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिए गए थे, तो उस समय अनेक ऐसे आंदोलन हुए जिससे समाज में, अपने देश में समता आए, समाजवाद की विचारधारा लोगों में आए। इसका विचार किए बिना हम आधुनिक भारत निर्माण के ताने बाने को समझ नहीं सकेंगे। अतः हम कुछ आंदोलनों का अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में कुछ ऐसे आंदोलन दिए गए जो श्रमिकों के आंदोलन है, किसानों के आंदोलन है, महिलाओं के हैं, दलितों के अपने अधिकार के लिए किए गए आंदोलन है, जिसके बिना आधुनिक जो भारत आज हम देख रहे हैं उसका निर्माण संभव नहीं था। सबसे पहले यहाँ पर दिया है किसान आंदोलन। भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़ते थे। अंग्रेजी शासन जमींदार, साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था, वे किसानों पर अत्याचार करते थे। इस अन्याय के विरुद्ध किसानों ने अनेक बार विद्रोह किया। बंगाल के किसानों ने नील उत्पादकों की सख्ती के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके लिए उन्होंने कृषि संगठन की स्थापना की। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील साथ जो साहूकारों को संरक्षण प्राप्त था, वे किसानों पर अनेक अत्याचार करते थे। उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। नील रंग बनाने के काम में आता था और अंग्रेज चाहते थे कि सभी किसान नील का उत्पादन करें। जबरदस्ती उनसे नील का उत्पादन कराया जाता था। उसी के साथ मनमाने तरीके से अपना रेट, अपना भाव फिक्स करते थे, उसी के हिसाब से वे खरीदते थे, जिससे किसानों को जो बाकी की फसल थी वो उगा नहीं सकते थे। जैसे चावल, दाल, गेहूं, इस तरह की जो खाने के लिए जो फसल की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी और नील का भी उचित दाम नहीं मिलता था। इससे पूरी तरह से किसान परेशान हो गए थे। तो अनेक ऐसे संगठन तैयार हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। तो दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नील दर्पण ने नील उगाने वाले किसानों के खस्ता हालत के दर्शन पूरे समाज को करवाए। उसी के साथ साथ 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के किसानों ने जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह किया। 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे देश में किसानों के अपने अपने संगठन बने। यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान सभा नाम का संगठन बना, केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। इस तरह से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसानों के अनेक संगठन बनते गए। ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए
ये संगठन पूरी तरह से तैयार करता थे। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास नील विद्रोह का समर्थक समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। विद्रोह की जांच के लिए गठित नील आयोग के अध्यक्ष थे सीटोनकर। नील विद्रोह पर लिखी गई पुस्तक थी नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। इस तरह से बंगाल में नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया गया। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उसी के साथ इस सभा ने किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रस्तुत किया। 1936 ईस्वी में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र फैजपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में हजारों किसान उपस्थित थे। 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अतिवर्षा से फसल चौपट हो गई थी, अर्थात बाढ़ के कारण फसल चौपट हो गई थी। किसानों की बहुत दुर्गति हुई थी। ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ करवाने के लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले। 1942 ईस्वी की क्रांति में किसान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। इस तरह से हम देखते हैं कि साने गुरुजी का भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान था। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया ही था। इसके साथ साथ कर माफ करवाने के लिए, क्योंकि 1938 ईस्वी में खानदेश में अतिवृष्टि अर्थात बाढ़ के कारण फसल चौपट हो गई। किसान लगान देने में सक्षम नहीं थे। इसके लिए जब फसल ही नहीं हुई तो लगान कहाँ से देंगे। इसके लिए साने गुरुजी ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, लगान माफ करवाने के लिए अनेक जुलूस निकलवाए, कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले। वे 1942 ईस्वी में किसानों के बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए थे। वहां पर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। साने गुरुजी के बारे में दिया है, साने गुरुजी ने किसानों और श्रमिकों को एकजुट किया। उनका प्रयास यह था कि धुले अमल ने श्रमिक संगठनों के शक्तिशाली केंद्र बने। वे अमल ने मिल का विठल मंदिर दलितों के लिए खोला जाए, इसके लिए उन्होंने पंढरपुर में आमरण अनशन किया। इस तरह से हम देखते हैं कि साने गुरुजी श्रमिक किसान इस वर्ग के लिए भी इन्हें एकजुट करके एक शक्तिशाली संगठन बना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उसी के साथ साथ दलितों के उद्धार के लिए भी उन्होंने काम किया। पंढरपुर का विठल मंदिर दलितों के लिए भी खोला जाए, इसके लिए उन्होंने आमरण उपोषण आमरण अनशन किया। यहाँ पर श्रमिक संगठन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कपड़ा मिले, रेल कंपनियां जैसे उद्योग प्रारंभ हुए थे। श्रमिक वर्ग का बड़ी मात्रा में उदय नहीं हुआ था। फिर भी इस अवधि में श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के अनेक प्रयास किए गए, जिसमें शशिपथ बैनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए। लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया है कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर संबोधित किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो श्रमिक संगठन बने उसका कारण भी यही था कि उन पर अत्याचार किया गया। काम के घंटे निर्धारित नहीं हुआ करते थे, निश्चित नहीं हुआ करते थे, वेतन निश्चित नहीं हुआ करता, इसके साथ साथ छुट्टियां मिलती थी। इसलिए अनेक श्रमिक संगठन बने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान नारायण मेघाजी लोखंडे जी का। उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर भी संबोधित करते हैं। अब यहाँ पर नारायण मेघाजी लोखंडे के बारे में जानकारी दी है। नारायण मेघाजी लोखंडे मूलतः कान्हेसर गांव के निवासी थे। यह गांव पुणे जिले के सासवट के पास है। 1980 ईस्वी में उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक मिल श्रमिकों का संगठन स्थापित किया। इस श्रमिक संगठन को भारत में संगठित आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। वे महात्मा फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज की मुंबई शाखा के अध्यक्ष भी थे। उन्हीं के प्रयासों से 10 जून 1890 ईस्वी में श्रमिकों को रविवार को साप्ताहिक अवकाश मिलने लगा। इस तरह से हम देखते हैं कि क्यों उन्हें जनक कहा गया श्रमिकों का, श्रमिक आंदोलन का। वे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन बनाए। उसी के साथ साथ महात्मा फुले ने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, मुंबई शाखा के वे अध्यक्ष भी थे। उन्हीं के प्रयास से जो साप्ताहिक अवकाश रविवार को मिल रहा है मेघाजी लोखंडे की वजह से आज भी हमें साप्ताहिक अवकाश जो रविवार को मिलता है, उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय नारायण मेघाजी लोखंडे को जाता है।
इसी आंदोलन किया गया। जो चाय के बागान थे, श्रमिक वहां पर काम करते थे, मजदूर इसमें काम करती थी। उसी के साथ साथ रेल कर्मचारियों ने लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। जीआईपी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, रेल कर्मचारी यहाँ पर थे। जो पहली रेल अपने यहाँ मुंबई से लेकर के ठाणे तक की पहली रेल चली, और उसी तरह जीआईपी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर जो संस्था थी, वह उसके खिलाफ रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन की घोषणा की, हड़ताल की घोषणा की। बंग भंग आंदोलन की अवधि में स्वदेशी के समर्थन में कर्मचारियों ने समय समय पर हड़तालें की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव हुई। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत सारे देश तबाह हो गए थे। भारत में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, जिसके कारण बहुत कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी। अनेक कंपनी कारखाने खुले गए, और जब कंपनी कारखाने खोले गए तब राष्ट्रव्यापी संगठन की आवश्यकता हुई, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब श्रमिक संगठित होकर के अपनी आवाज उठाएंगे तभी उनके अधिकारों को मान्यता। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटक, सबसे पुरानी संस्था है, वह आज भी है राष्ट्रीय स्तर की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आईटक की स्थापना की गई। आईटक, यहाँ पर जो प्रथम रेलवे है उसका चित्र दिया है, उसी के साथ साथ जो सिंबल था जीआईपी का, वह लोगो यहाँ पर दिया है। उसमें कार्य में नामाजोशी का उल्लेखनीय योगदान रहा। आईटक के जो प्रमुख थे नामाजोशी, उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। लाला लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेना चाहिए। आईटक का सिंबल आज भी, आईटक नाम की जो मजदूरों की राष्ट्रव्यापी संस्था है, आज भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि जितने भी श्रमिक हैं, सभी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभाग लेना चाहिए। श्रमिक वर्ग में समाजवादी विचारों का प्रसार करके उनके जुझारू संगठन बनाने का कार्य श्रीपद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि समाजवादी नेताओं ने 1928 ईस्वी में मुंबई के मिल श्रमिक 6 महीने की हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने की। पटसन जिससे गोली बनाई जाती है, बुरा बनाया जाता है, वे कर्मी ज्यादातर पश्चिम बंगाल की तरफ पटसन और बांग्लादेश के वहां पर सबसे पटसन का उत्पादन होता जाते थे, उन श्रमिक ने भी हड़ताल किया। श्रमिक इस आंदोलन के लिए अनेक कानून बनाए गए। श्रमिकों का यह संघर्ष राष्ट्र को सहायता करने वाला सिद्ध हुआ। इसके बाद समाजवादी आंदोलन है। के अनेक युवा कार्यकर्ताओं को अनुभव होने लगा कि सामान्य लोगों के हित की रक्षा करने के लिए अंग्रेज सरकार का तख्ता पलट देना आवश्यक है। साथ ही उन्हें यह भी बोध होने लगा कि आर्थिक और सामाजिक समता के सिद्धांत पर समाज की रचना होनी चाहिए, अर्थात सभी लोग समान रहे, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की समता आनी चाहिए, गरीब न रहे। और सबसे बड़ा बेरोजगारी एक जो प्रमुख कारण था लोगों की गरीबी का, और सामाजिक समता, जो दलित वर्ग था, पिछड़ा वर्ग था, उनका भी उत्थान होना चाहिए। ऐसी सोच लेकर के युवा आगे चले। इस बोध द्वारा समाजवादी विचारधारा का उदय का विकास हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी युवक नासिक कारावास में बंद थे। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक दल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। अर्थात कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर ही रही थी, उसके अंदर जो युवा थे उन्होंने अपना एक समाजवादी दल स्थापित किया, जिसकी वजह से दलितों का उद्धार हो सके, समता लाई जा सके समाज में, आर्थिक रूप से जो विषमता फैली है उसे समाप्त किया जाए। इसके लिए 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की।
इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आदि नेता थे। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में समाजवादी युवक अग्रसर थे। भारतीयों को कार्ल मार्क्स और उसके साम्यवाद का परिचय होने लगा था। लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के विषय में लेख लिखा था। कार्ल मार्क्स जो मजदूरों के विश्व स्तर पर नेता थे, उन्होंने अपने अनेक पुस्तकों में मजदूर पर हो रहे अत्याचार के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने सभी मजदूरों से आह्वान किया था कि पूरे विश्व के मजदूर संगठित होकर के एक साथ अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, तभी जाकर के उनका हित हो सकता है, उनका भला हो सकता है, उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसके लिए उनके आह्वान पर पूरे विश्व के मजदूर संगठित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में साम्यवाद का प्रभाव अनुभव किया जाने लगा। मानवेंद्र राय का अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय सहभाग था। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षिप्त सी जानकारी दी गई है। जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, फिर समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 5 मई 1818 को द्रेवेस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश किया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालयों में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हेगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने डिमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इस तरह से बहुत ही विद्वान थे। मजदूरों को संगठित करने का कार्ल मार्क्स ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। 1925 ईस्वी में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिक एवं किसानों के लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलनों से खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, केशव नीलकंठ जोगलेकर आदि को बंदी बनाया गया। उन पर अंग्रेज शासन का तख्ता पलट देने का षड्यंत्र रचने का अभियोग रखा गया। इस तरह से अंग्रेज जो सरकार थी वह हर तरह से इन समाजवादी युवकों को परेशान करना चाहती थी, इनके आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। इसके लिए जो भी प्रयास किए गए अंग्रेजों ने किया, उसमें प्रमुख रूप से श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नीलकंठ जोगलेकर आदि जो प्रमुख नेता थे, समाजवादी नेता थे, उन्हें बंदी बना करके कारावास में डाल दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये अंग्रेज शासन का तख्ता पलटना चाहते हैं। इस तरह का षड्यंत्र रचने का अभियोग लगा करके उन्हें जेल में रखा गया। उन्हें अलग अलग तरह की सजाएं सुनाई गई। वह मुकदमा मेरठ में चलाया गया, इसलिए इसे मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कहते हैं। मेरठ मुकदमे के बाद भी श्रमिकों के आंदोलन पर साम्यवादियों का प्रभाव स्थायी रूप से रहा। धन्यवाद बच्चों। यहाँ पर इसका एक भाग समाप्त होता है। इसके बाद अगले लेसन में हम लोग भाग 2 लेने वाले हैं, जिसमें महिलाओं का जो सक्रिय सहभाग था, महिलाओं का जो आंदोलन था, उसके बारे में हम जानकारी ग्रहण करें।